नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, कई सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। देखिए, बहुत बढ़िया पेपर हमने तैयार किया हुआ है। पहला है डॉक्टर पीताम्बर बरतवाल, हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने यह अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में प्रस्तुत किया? उन्होंने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में प्रस्तुत किया? अंग्रेजी, हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी, जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था और उसका नाम क्या था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ये इनका शोध ग्रंथ था जो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में, याद रखना आप, आगे एक प्रश्न बन सकता है, श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में, बहुत खास प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न बनेगा कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री जो इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था, ये किसके नेतृत्व में इन्होंने ये शोध किया था? श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में, अंग्रेजी भाषा में। और पीताम्बर बरतवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, आगे कभी भी पेपर में आ सकता है। दूसरा देखो, प्रमुख गढ़वाली लोकोक्ति और उनका सही अर्थ सुमेलित करना है। ढूंगा मैं धरियाल, ढूंगा मैं धरियाल, ठीक है जी। पहला विकल्प है ढूंगा मैं धरियाल, आंसर है त्याग देना, त्याग देना। यहां पर बताना कि कौन सुमेलित नहीं है, बताना क्या है, कौन सुमेलित नहीं है। ये आपके सामने है, ढूंगा मैं धरियाल, त्याग देना। बी है गुडगुडू घुंडू घुंडू फूकेगे, कुतराण कखाई, नितांत लापरवाह होना। भुईमा भुईमा खुटा निधरेंदा, अत्यधिक पीड़ा होना। और डी है भैंसी का घिच्चा, फ्योली का फूल, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति। तो ये वाली बात भी सही है। भुईमा खुटा भी न दरियांदा, अत्यधिक पीड़ा होना, ये बात गलत है। घुंडू घुंडू फूकेगी, कुतराण का खाए, मतलब घुटने घुटने तक जल गए हैं और तब बोल रहे हैं कि कुतराण कहाँ आए, का खाए, तो ये मतलब बहुत लापरवाही का काम है, तो ये भी सही है। और ढूंगा माँ दरियाल मतलब एक प्रकार से उन्होंने त्याग दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बताना कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर होगा ये वाला, भूमिमा खुटानी दरिंदा, अत्यधिक पीड़ा होना, ये इसका जो है सही आंसर होगा। दूसरे का सी वाला विकल्प जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो, अगला तीसरा प्रश्न, सुमित्र नंदन पंत निम्नलिखित छायावादी कवियों में किनके समकक्षी रहे हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए बी, ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी डी। सुमित्र नंदन पंत निम्नलिखित छायावादी कवियों में किसके समकक्षी रहे हैं? देखो भाई, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्र नंदन पंत, ये चारों जो है छायावाद के स्तंभ है। तो भाई ए भी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा, तो सी वाला विकल्प ए बी डी की तरफ जो भी है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो अगला, जय का बाबा रिखन खाई, वो कालू मुंडखा देखी भी डरदा, का सटीक अर्थ क्या है? यानी यहां पर सीधे से देखो, आप अर्थ लगाने का प्रयास करो कि जय का बाबा रिखन खाई, यानी जिसके पिता जो है रीख ने खाई है, वो है ना, रीख का रंग कैसा होता है? बिल्कुल काला। वो कालो मुंडखा, यानी कालो मुंडखा मतलब जो लकड़ी का जला हुआ काला हिस्सा होता है, कोयला जैसा होता है, उसको कालो मुंडखा बोलते हैं। वो कालो मुंडखा देखे भी डरदा, इसका सटीक अर्थ क्या है? यानी बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात से भयभीत हो जाना, ये इसका बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, बी वाला जिन्होंने किया है आप बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला पांचवा प्रश्न, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरे शब्द के साथ, दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहा जाता है? पांचवा प्रश्न देखिए, ठीक है जी। यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वह किसी दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकृतव्य, बी है कारक, सी है संबंध सूचक और डी है
क्रिया विशेषण कारक। तो यहां पर होगा आंसर का। कारक जो होते हैं ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है अन्य वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। यहां पर हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे देखो छठा प्रश्न, ये रहा आपके पास छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। लगाइए कौन सा सही होगा। यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी, बताइए फटाफट करके। ये चार विकल्प है, जो डी की तरफ है ये सही है, ये आर्य भाषा में नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आर्य परिवार में आती है, आर्य भाषा परिवार में आती है, अरबी नहीं आती है। आगे देखो सातवां प्रश्न, तरणी, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तरणी, तरणी शब्द का सही युग्म का अर्थ सही बताना है। इसमें कौन सा सही होगा? पहला इसमें देखो आप, नाव सूर्य, नाव सूर्य। बी है सूर्य नाव, डी है ज्योति नाव और डी है सूर्य ज्योति। तरणी, तरणी शब्द का सही अर्थ क्या है? इस तरणी का मतलब सूर्य है और एक तरणी का मतलब क्या है? नाव है। तो जो बी की तरफ है, बी वाला जिन्होंने किया है ये बिल्कुल सही है। एक तरणी का मतलब सूर्य है, इस तरणी का मतलब सूर्य और इस तरणी का मतलब क्या है? नाव है। आगे देखो अगला आठवां प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और वो कौन सा है वही चुनाव करना है। कौन सा अशुद्ध युग्म है? आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव, मनोभाव। ठीक है जी, तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? यहाँ पे जो सी की तरफ है आपका ये सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध चुनना है। और जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभाव, ये बिल्कुल सही है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक अशुद्ध है, तो कौन सा वाला है? सी वाला, बाकी सारे ठीक हैं। आगे देखो नौवां प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म सही है? इनमें से बताना कि विलोम इनमें से कौन सा सही है। छत का विक्षत, आगे दे रखा है कटु का तीक्ष्ण, ऋजु का मृदु, औपचारिक अनौपचारिक। तो देखिए लगाइए फटाफट करके सही कौन सा सही होगा। नौवां का कौन सा विलोम युग्म सही है? जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऋजु का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वक्र होता है। यहाँ पर कटु का जो विलोम होता है ये मधुर होता है, और छत का जो विलोम होता है ये अक्षत होता है। इसलिए ये तीनों जो है गलत हैं, हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, भाई के आते ही वह चला गया किस प्रकार का वाक्य है? भाई के आते ही वह चला गया, ठीक है जी। तो भाई के आते ही वह चला गया, यहां पर कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य? भाई यहां पर भाई के आते ही, भाई यहां पर हो जाएगा उद्देश्य, और आते ही चला गया ये हो जाएगा विधेय। तो इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है, इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। ठीक है जी, सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद अर्थ संकेत सांकेतिक करता है, या पद अर्थ जो है सांकेतिक पद जो है सांकेतिक पद अर्थ सांकेतिक करता है। बी है वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती है तब पद बनते हैं। सी है वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। और डी है पद निरर्थक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो खास बात यह है कि जो पद होते हैं ये कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं। पद जो है, क्योंकि कई पदों के योग से वाक्य बनता है, और शब्द और पद में केवल अंतर इतना होता है कि शब्द जब अलग होता है, जब केवल इतना बोलेंगे राम, तो ये एक शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। लेकिन जब राम वाक्य में प्रयोग हो जाता है, राम घर जाता है, हमने वाक्य प्रयोग कर दिया कि राम घर जाता है, तो यहाँ पर ये अलग राम, ये सब एक शब्द है। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है कि राम घर जाता है, यहाँ पर राम क्या है, तब राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद। और ऐसे ये भी पद है, ये भी पद है, और कई पदों के योग से जो है एक वाक्य का निर्माण होता है। इसलिए पद क्या बोला यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि पद निरर्थक हो सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी पद जो है निरर्थक नहीं होता है। पद जो है निरर्थक हो सकता है, ये बात क्या है? गलत है। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला डी वाला जो है सही नहीं है। पद कभी भी निरर्थक नहीं होता है, बल्कि पद जो है एक सार्थक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का डी जिन्होंने किया बिल्कुल सही है। 12वां देखो, 12वां, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, फ्रेडरिक पिनकॉट ने, राहुल सांकृत्यायन ने और जॉर्ज अब्राहम विल्सन ने।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, लगाइए फटाफट करके। जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। आगे देखो 13वां प्रश्न, वह भवन जहां राज्य या प्रांतीय सरकार अथवा किसी बड़ी संस्था के सचिवों और विभागीय अधिकारियों के प्रधान कार्यालय हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? निदेशालय, मंत्रालय, प्रधान कार्यालय या फिर सचिवालय। तो यहां पर हमारा आंसर होगा डी वाला, जिन्होंने सचिवालय किया वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर्ण जयंती के लिए वाक्यांश कौन सा है? इनमें से जो है स्वर्ण जयंती शब्द जो है कौन से वाक्यांश के लिए? 25 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव, 50 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव या 100 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव? स्वर्ण जयंती बतानी, गोल्डन जुबली। तो यहां पर देखो आप, जिन्होंने बी, जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, बी वाला जवाब बिल्कुल सही है। भाई जैसे 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो 50 वर्ष पूरे होने पर हम क्या बोलते हैं? ये स्वर्ण जयंती मनाई गई है। 50 वर्ष पूरे होने पर जो है स्वर्ण जयंती होती है, यानी गोल्डन जुबली होती है। जब 25 वर्ष पूरे होते हैं तो 25 वर्ष में जो है सिल्वर जयंती होती है, सिल्वर जुबली होती है, यानी रजत जयंती होती है। तो रजत जयंती या सिल्वर जुबली बोल सकते हैं। ये 25 वर्ष पूरे होने पर, 50 वर्ष पर गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती, और 100 वर्ष होने पर जो है शताब्दी वर्ष मनाया जाता है, शताब्दी मनाई जाती है। तो यहाँ पर 14 का हमारा बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वां देखो, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म असंगत है, उसका चयन कीजिए। तो देखो 4 विकल्प हैं। इतिहास धन इक बराबर क्या बनेगा? ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है। मित्र धन ता बराबर मित्रता, सही बनेगा। संपादक धन ई बराबर क्या बनेगा? संपादकीय, ये भी सही है। उसका चयन कीजिए जो असंगत है। तो इनमें से भाई असंगत यही लग रहा है, यही होना चाहिए आंसर, बाकी ऊपर वाले बिल्कुल सही है। कोष धन आगार बराबर कोषागार, ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। इन विकल्पों में से डी वाला विकल्प आंसर होगा। 16वां देखो, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अनुज, स्वाधीनता, सौंदर्य और आत्मजज। इनमें बताना है कि स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। हमारा आंसर होगा बी वाला, जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। स्वाधीनता ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी और सारे कैसे हैं? पुल्लिंग है। आगे देखो 17वां, निम्नलिखित विकल्पों में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह कौन कौन? उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक ये वाला होता है सिंगल उद्धरण चिन्ह, जब हम कोई बात लिखते हैं, देखो आप, एक ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, और एक ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये वाला। तो ये बताना है कि इन विकल्पों में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर होगा? जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, जहां कोई प्रश्न पूछा गया हो, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए यानी लिखा जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर होगा ये वाला। जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना होगा तो वहां पर जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और इनमें अंतर ये होता है कि इकरा उद्धरण चिन्ह जो है, जैसे व्यक्तियों के उपनाम लिखने हैं, पुस्तकों के नाम लिखने हैं, किसी विशेष शब्द पर बल देना है, तो इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और किसी के द्वारा दी गई कोटेशन है, उसको ज्यों की त्यों लिखनी है, तो उद्धरण चिन्ह का, डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो किसी शब्द पर बल देना है, जैसे हमने बोला रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर पर बल देना है तो दिनकर पे सिंगल वाला लगेगा। जयशंकर प्रसाद व्यक्तियों के जो उपनाम होते हैं, ठीक है जी, यहाँ उद्धरण चिन्ह। और जैसे हमने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पंक्ति अगर हमने कोई, तो यहाँ पर जो है ये डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर 17 का सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। आगे देखो 18वां प्रश्न, वचन की दृष्टि से निम्न शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का चयन कीजिए। केश, होश, दाम और जनता। इसमें बताना यह है कि असंगत कौन सा है। इनमें से देखो 3 एक जैसे किसी न किसी प्रकार समानता रखते हैं और एक उनमें से अलग होगा। तो भाई जो केस है, देखो आप इनमें से कौन सा चुनना है आपको, असंगत कौन सा है, लगाइए फटाफट करके। जो केस है आप लगाते रहना आंसर तब तक फटाफट करके, मैं तब तक आपको बता रहा हूं। जो केस है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जो होश है ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है, लगा दिया होगा आपने अब तक आंसर। नाम है ना, दाम बढ़ गए, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। लेकिन जो जनता शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। यहाँ पर बताना क्या था, असंगत कौन सा है? 3 एक जैसे संगत है और एक असंगत है। जनता लगता है ऐसा जैसे बहुवचन होगा, लेकिन बहुवचन नहीं है ये क्या है? एक वचन। आगे देखो अगला 19वां प्रश्न, ये रहा, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? उर्वी दत्त, रमेश, धर्मानंद, उमादत्त नैथानी, नंद किशोर, गंगा दत्त उप्रेती।
लगाइए कौन सा सही होगा, लगाइए फटाफट करके। जो एक ही तरफ है इनका जवाब सही है। धर्मानंद जी ने मेघदूत का गढ़वाली में जो है अनुवाद किया है। ठीक है जी, तो 1900 का पहला वाला जिन्होंने किया है आप सही हैं। 20वां प्रश्न लगाओ फटाफट करके। निम्नलिखित शब्दों में, हिंदी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तदित प्रत्यय से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी इनमें बताना यह है कि तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो तदित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है कौन सा, तदित प्रत्यय। कौन सा होता है, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, या फिर क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, धातु के अंत में, और क्रिया या धातु को छोड़ करके, जैसे संज्ञा, जैसे सर्वनाम, जैसे विशेषण, ठीक है जी, विशेषण आदि शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ इनमें लगा हुआ है, लगाइए। अनुपम, श्रेष्ठतम, गुरुत्व, पुरावशेष। जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर गुरु एक शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है, और इसमें जो है त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तभी क्या बना हुआ है, गुरुत्व बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा तदित प्रत्यय वाला जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी वाला। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हमारे हिंदी के पूरे हो गए हैं, और अब इसके बाद आप जो है उत्तराखंड देखेंगे। चलिए अब उत्तराखंड वाले सर आते हैं आपके बीच में। चलिए आगे उत्तराखंड के क्वेश्चनों को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21वां है और उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी किस युद्ध में रोहिलों और तुर्कों का सामना करते हुए बंदी बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी बाग के युद्ध में। तो इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है, जिनका उपनाम आपको मालूम ही होगा, पिंगला या प्योला भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां। उत्तराखंड में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन नंबर पहला है, यह उत्तराखंड के नैनीताल भीमताल जिले में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर सी है कि यह 1987 से पूर्व चमोली जिले में स्थित था, तो कभी भी ये चमोली जिले में नहीं रहा, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो कथन सही नहीं है वो सिर्फ सी सही नहीं है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां। गढ़वाली फिल्म निखंडिया जोग, हाल ही में ये फिल्म जो है रिलीज हुई है, और इस फिल्म का जो संबंध है ये आपके पलायन और बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है, निखंडिया जोग पलायन और बेरोजगारी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पप्पू कार्की का संबंध किस विधा से है। तो पप्पू कार्की ये आपके संगीत से हो जाएंगे, जिनका जो है रोड एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले। अगला हो जाएगा, गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें सुखदेव पांडे को पद्मश्री मिला है, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, दीप जैसी को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है। तो वहीं हर्षवंती बिष्ट को जो है पद्म भूषण ये नहीं मिला, इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था, 1981 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26वां। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया। तो ये पारित किया था 2005 में। उत्तराखंड सरकार ने ये जो पारित किया था, ये पारित किया था 2005 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां। इसमें सही युग्म का चयन करना है। शैतान सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित है, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र से है, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा, तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की, इनका संबंध किस फील्ड से है। तो निवेदिता कार्की का जो संबंध है ये आपके मुक्केबाजी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन उत्तराखंड से नहीं है। लक्ष्य सेन भी है, मुखचंद भी है और एकता बिष्ट नहीं है।
तो मधुमिता गोस्वामी का संबंध उत्तराखंड से नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, सही युग्म का चयन करना है इसमें। तो चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा गलत हो जाएगा। मिश्रित वन अनिल कुमार पांडे, ये भी गलत हो जाएगा। जगत सिंह जंगली है ना, मिश्रित वन जो है जगत सिंह जंगली है, और चिपको आंदोलन आपको पता ही है। जबकि जो इसमें जो मैती आंदोलन है वो वृक्षारोपण से है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना का संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो ये 2017 में नहीं, 2018 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50%, जिसमें अधिकतम 15 लाख का अनुदान दिया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों को आर्थिकी को सुधारना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो जो गलत कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित आयोग का एक नया नाम रख दिया गया है, जिसका नया नाम है पलायन ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 32वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां है, चिपको आंदोलन किस प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तो इसमें जो कंपनी थी वो थी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, है ना। यही जो है यहाँ पर जो है इन वनों को काटने का जो दायित्व था इसी कंपनी के पास सौंपा गया था, और इसी के फलस्वरूप जो है महिलाएं जो है वृक्षों को बचाने के लिए जो है वृक्षों पर गौरा देवी के नेतृत्व में चिपक गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राज्य का प्रथम समाचार पत्र जॉन मैकनिन के द्वारा मसूरी से द हिल्स, ये आपका सही हो जाएगा। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र, ये आपका पर्वतीय सही हो जाएगा। कुमाऊनी का प्रथम अखबार, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो गलत आंसर हो जाएगा राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र गढ़वाल समाचार नहीं है। राज्य का प्रथम समाचार पत्र 1968 में नैनीताल जसपुर से प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था समय विनोद। और जो ये समाचार पत्र है ये हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था। साथ ही साथ ये समाचार पत्र जो था ये पाक्षिक था, और ये समाचार पत्र नैनीताल प्रेस से इस समाचार पत्र को जो है निकाला जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीलांबर पंत उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला था, सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर ले गया था, सही है। मूलाराम चित्रशाला श्रीनगर में है, सही है। इसलिए गलत कथन हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो शालिनी शाह ना होकर के कौन है, सुश्री मीनू। ठीक है, 1997 के अंतर्राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में जो है इनको पहली बार महिला रेफरी बनने का खिताब मिला था। नाक में पहनने वाला गहना नहीं है। तो नथ भी पहनी जाती है नाक में, बुलाक भी पहनी जाती है, फूली भी पहनी जाती है, जबकि मूर्खी नाक में ना पहन करके इसको कानों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां, लोहे की पतली सिराओं से बना वह छोटा वाद्य यंत्र जिसे होठों पर स्थिर रख करके उंगली से बजाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोचंग। क्वेश्चन नंबर 38वां हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। तो जगवाल भी और छोटी बुआरी भी और चालदार जातरा, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जगवाल जो है ये गढ़वाल की पहली फिल्म है, छोटी बुआरी भी गढ़वाल की ही फिल्म है, और चौलदार जातरा जो है ये पहली जौनसारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जौनसार की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है हो जाएगी आपकी चौलदार जातरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
सेम ही रिपीट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गढ़वाल का वह लोकगीत जिसमें नारी हृदय की वेदना के साथ उसके रूप के सौंदर्य का भी वर्णन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुमेलो गीत। क्वेश्चन नंबर 41वां हो जाएगा, ये सेम ही रिपीट हो गया, लास्ट में हमने इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42वां हो जाएगा, इसमें जो है आपके पास कुछ स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किसका संबंध है। तो मोहन सिंह मेहता का संबंध है बागेश्वर से, तो वहीं भवानी सिंह रावत का संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। प्रयाग दत्त पंत जो है ये पिथौरागढ़ से हैं और इनको जो है उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का श्रेय भी जाता है हर्षदेव ओली चंपावत से। तो हर्षदेव ओली जिन्हें कि शक्ति समाचार पत्र ने जो है काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर कहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ उपनाम हमने सुमेलित देखने, तो हमने लास्ट में पीछे देखा भी था, ये जिया रानी, पिंगला या प्योला कहा जाता है, सही है। तिलो रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, सही है। कर्णावती को नाकटी रानी कहा जाता है, जबकि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई माया टमटना होकर के जिया रानी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44वां हो जाएगा, कुछ आपके पास स्थान दिए गए हैं और उनका संबंध किस जिले से है वो देखना है हमने, ठीक है। तो राज्य अभिलेखागार ये हो जाएगा देहरादून में, इसका हो जाएगा 4 2 जगह आ रहा है आपके। क्षेत्रीय अभिलेखागार इसका हो जाएगा नैनीताल, इसका 3 हो जाएगा, ये भी 2 जगह आ रहा है आपके। गोविंद वल्लभ पंत ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, तो इसका हो जाएगा 2। और राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह इसका हो जाएगा आपका 1 पिथौरागढ़। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका गठन अप्रैल 2001 में किया गया था, ये सही हो जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय देहरादून में नहीं है, हरिद्वार में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46वां, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था। तो गणदेश भी होता था, सत्यवीर भी होता था, विजय भी होता था, आंसर हो जाएगा पताका, ये कुमाऊं से प्रकाशित होता था। कथन कौन सा सही है ये बताना है आपको। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, सही है। अंग्रेज इतिहासकार कर्निंगम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर बताते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। बैजनाथ मंदिर ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका 1 2 तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48वां, संगौली संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया, सही हो जाएगा। गोरखे सिक्किम से हट गए एवं काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्वीकार किया, ये भी सही हो जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिए, ये भी सही हो जाएगा। और गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से कथन 1 2 3 4 आपके चारों सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म उसके उद्गम से सही नहीं है। सरयू निकलती है सरमूल से, काली नदी लिपुलेख से, कोसी कोसानी से, और नंदाकिनी ये निकलती है नंदा घुघुती पर्वत श्रृंखला से, घुघंटी या घुघुती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें एक और फिर नदी तंत्र से प्रश्न है। काली नदी पे टनकपुर है, सही है।
अलकनंदा पे कोपेश्वर है, सही है। भागीरथी पे पिथौरागढ़ नहीं है, और यमुना टॉस देहरादून सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भागीरथी उत्तरकाशी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 51वां, वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने हेतु दूधातोली विकास संस्थान की स्थापना की थी सच्चिदानंद भारती ने, और इन्हीं के द्वारा जो है पानी रखो आंदोलन भी चलाया गया था। अगला आपके पास कुछ वन्य जीव विहार दिए गए हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट देखना है आपने। तो इसमें आपका जो है गोविंद वन्य जीव विहार, ये हो जाएगा आपके उत्तरकाशी में। तो हो जाएगा आपके चार यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अस्कोट वन्य जीव विहार, ये वो आपके हो जाएगा पिथौरागढ़ में। एक विंसर वन्य जीव विहार, ये आपके अल्मोड़ा में हो जाएगा, और सोना नदी ये आपका पौड़ी में हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। तो याद सर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। तृतीय पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है रमेश पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 54वां, उत्तराखंड बजट 2025 किन 2 मॉडलों पर आधारित है? यह है आपके ज्ञान और नमो पर। पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालयी प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, सैलानी और दीक्षा बिष्टू। ये फिर रिपीट हो गया आपका। उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58वां है, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक आपका अल्मोड़ा में है और न्यूनतम आपका हरिद्वार में जाएगा। सर्वाधिक तो सबसे पहले सर्वाधिक है और सबसे कम फिर हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 59वां है, इसमें आपके पास कुछ दर्रे दिए गए हैं और इनका आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत से, तो इसका एक लिपुलेख का हो जाएगा 2, और बाराहोती दर्रा आपका जो है जो हो जाएगा आपका, इसका लिपुलेख का 2nd हो जाएगा, ठीक है। और बाराहोती का 3rd हो जाएगा, चमोली और पिथौरागढ़, इसका हो जाएगा 2, 3। तो 2, 3 आपको 4 जगह दिख रहा है, यहाँ भी 2, 3 दिख रहा है, यहाँ भी 2, 3 दिख रहा है। ट्रेल पास दर्रा जो हो जाएगा ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4। फाइनली बच गया थांगला दर्रा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी और तिब्बत। तो 2, 3, 4, 1, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन और उत्तराखंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा धारण किए जाने वाला आभूषण लक्षवेप का संबंध किससे है? तो जो लक्षवेप होता है भोटिया जनजाति का, वो अंगूठी से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तराखंड के आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद। चलिए जीएस वाला पोर्शन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के निषेध तत्वों में, ए और सी दोनों। लगाइए फटाफट करके कौन सा सही आंसर होगा। जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो है संविधान में भी बात की गई और निषेध तत्वों में भी बात की गई। संविधान की प्रस्तावना में भी बात की गई और निषेध तत्वों में भी की गई। और आर्टिकल 38 आप जानते हैं, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। निषेध तत्वों का एक हिस्सा है आर्टिकल 38। तो इसलिए जो है प्रस्तावना और सी वाला निषेध तत्व, डी विकल्प हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए 62वां, निम्नलिखित में से कौन से मामले
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते, दोनों के अधिकार में आते हैं। देखिए, केंद्र व राज्यों के बीच में विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद और मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यहाँ पर सी की तरफ जो भी है आप सही हैं, क्योंकि मूल अधिकारों के प्रवर्तन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी शक्ति है और हाई कोर्ट के पास भी जो है शक्ति है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास इनको लागू करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रिट जारी करती है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार रिट जारी करती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बोलेंगे कि रिट दायर करने में ज़्यादा जो पावर है वो हाई कोर्ट की है या सुप्रीम कोर्ट की है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन रिट दायर करने में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, और जबकि जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो 63वां प्रश्न, रीडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरुण शौरी, मार्टुली, अरुंधति राय और योगेश चड्डा। यहां पर लगाइए फटाफट करके लगाइए, रीडिस्कवरिंग गांधी पुस्तक के लेखक। ध्यान रखना, एक पुस्तक और है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक ये आपको आती होगी, इसमें हो सकता है ना आती हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसकी है? और यहाँ पर क्या दे रखा है? रीडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है डी वाला, योगेश चड्डा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने ये कारावास के दौरान लिखी है। जब ये अहमदनगर जेल में थे, अहमदनगर कारावास के दौरान इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इधर रीडिस्कवरिंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेश चड्डा। आगे देखो 64, संघ की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित करने का जो विचार है ये कहाँ से प्रभावित है? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से प्रभावित है ये? लगाइए फटाफट सही आंसर। जो बी की तरफ है ये सही है, कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में रहे, ये जो बात भारतीय संविधान में है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आगे चलते हैं 65, राकेश मोहन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आधारित संरचना से, पेट्रोलियम, कर अपवंचन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लगाइए कौन सा आंसर रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही है, आधारित संरचना से राकेश मोहन समिति का संबंध है। बहुत मोस्ट है राकेश मोहन समिति। आगे बढ़ते हैं 66 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलिकेशन, क्या ये सुमेलित है? जी बिल्कुल सही है, ये ठीक है। इधर भवभूति, ये भी ठीक है। दंडी, ये भी ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। हरिसेन किसके दरबार में था? तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्ध जो अभिलेख है ये किसके द्वारा है? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हमारा सी की तरफ होगा आंसर, जिन्होंने सी करा वो सही है। आगे बढ़ते हैं 64वां, फांसी के तख्ते पर चढ़े हुए किस शहीद ने कहा था, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते रहे हैं? भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। देखिए ये आंसर थोड़ा सा, कई बार इसके आंसर अलग अलग आते हैं। कई बार जब यहाँ पर ऑप्शन में वाजिद अली शाह होता है तो इसका आंसर वाजिद अली शाह भी आता है, वाजिद अली शाह। और जब ये नहीं होता तो यहाँ पर अशफाक उल्ला खां आंसर आता है, अशफाक उल्ला खां। पहले संभवतः पहले मुसलमान हैं
जो आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। और जब अशफाक उल्ला खां में नहीं होते तो कभी कभी राम प्रसाद बिस्मिल भी इसका आंसर आता है। फिलहाल 67 कम डी की तरफ जाएंगे, डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 68 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रांति दे रखी है और एक तरफ उत्पादन दे रखा है। इंद्रधनुष क्रांति, क्या ये कोको से है? जी नहीं, ये सुमेलित नहीं है। ग्रे क्रांति, क्या इसका संबंध उर्वरक से है? जी ये सुमेलित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति, क्या कृषि के समस्त विकास से है? नहीं जी, कृषि के समस्त विकास से इंद्रधनुष क्रांति है। तो हमारा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना क्या है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा हमारे पास? 1 और 3, 1 और 3 सुमेलित नहीं है, 2 वाला सुमेलित है। आगे देख लेते हैं 69 साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, द्वारका नाथ टैगोर और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो आप कौन सा आंसर होगा, लगाइए आप फटाफट आंसर। देखिए जो बी की तरफ है केशव चंद्र सेन, इनके विरोध में जो है साधारण ब्रह्म समाज स्थापित हुआ था, साधारण ब्रह्म समाज। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक तो याद रखना आप ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। और किसके द्वारा की गई? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, ये जो ब्रह्म समाज है ये 2 भागों में बट गया। और ये जो 2 भागों में बटा, 1866 के आसपास ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में जब बटा, ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया, और जब ये 2 भागों में बटा तो एक बना आदि ब्रह्म समाज, एक कहलाया आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। इसको थोड़ा ध्यान देना आप, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है जी। एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, और इधर से हो गया हमारा आदि ब्रह्म समाज। अब जो आदि ब्रह्म समाज था, इसके जो संस्थापक थे, इसका जो नेतृत्व संभाला वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसका नेतृत्व संभाला, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व संभाला किसने? तो आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। अब ये जो समाज बनाया गया था, ये समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां उनको दूर करने के लिए, और भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में चल रहा था, इन्होंने जो है 1872 में इस समाज के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, इस भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था। और एक नेटिव मैरिज एक्ट जब पारित किया था तो इसके तहत जो विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई 14 वर्ष और 18 वर्ष लड़कियों की निश्चित की गई। लेकिन केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी 12 साल की बेटी का विवाह जो है एक अधेड़े बिहार का कोई राजा था उससे करा दिया था। इस वजह से स्वयं नियम बनाने वाले स्वयं बोलने वाले हैं कि ये इतनी जो है विवाह की लड़के और लड़कों का जो है इतने से कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए, और स्वयं अपनी 12 साल की पुत्री का विवाह जो है 48-49 साल के राजा से करा देते हैं। और ऐसे में इनके जो समर्थक थे वो इनसे नाराज हो गए और उन्होंने इस भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक नया समाज बनाया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज जो बना ये कब बना? 1878 में। तो इस प्रकार से इस पूरी थीम में ये समझ में आया होगा कि जो साधारण ब्रह्म समाज है वो किसके विरोध में आया? केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज को बनाने वालों में जो प्रमुख थे उनमें याद रखना आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये 2 प्रमुख योगदान है साधारण ब्रह्म समाज को बनाने में। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके विरोध में? तो आंसर क्या बनेगा? केशव चंद्र सेन के विरोध में।
आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है जी, यह कथन किस व्यक्ति का है? ये मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना आजाद, सर मोहम्मद इकबाल और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रश्न भी बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि इसका आंसर अलग अलग टाइम पे अलग अलग आया है। ठीक है, कभी इसका आंसर जो है मौलाना आजाद आता है, कभी तो मोहम्मद इकबाल आता है। आप सर्च करेंगे तो कहीं आपको इकबाल इसका आंसर मिलेगा, कहीं आजाद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो आंसर उचित है वो मौलाना आजाद है। लेकिन जब आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बी वाला टिक करेंगे, बी वाला ना मिले ऑप्शन में तब मोहम्मद इकबाल कर सकते हैं। ठीक है जी, मेन यहाँ पर मौलाना आजाद आपने टिक करना है। आगे देखो 71, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? अब भाई हरित क्रांति योजना अवकाश के दौरान चली थी, योजना अवकाश के दौरान 1966-67 में, 1966-67 में। ठीक है, तो पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना रही थी वो रही थी 1951 से लेकर के 1956 तक। दूसरी वाली जो रही वो 1956 से लेकर के 1961 तक, और तीसरी वाली जो रही वो रही 1961 से लेकर के 1966, और 1966-67 में ही ये हरित क्रांति चलाई गई। तो इसलिए ये जो कृषि नीति बनाई गई हरित क्रांति वाली, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका विचार आया। किस कृषि नीति में बनाई गई? ठीक है जी, यानी किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जन्म यहाँ हुआ, लेकिन हरित क्रांति को जन्म देने वाली जो एक प्रकार से यूं कहें कि पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी वाली है? तीसरी वाली। तो यहाँ पर तीसरा वाला हम टिक करेंगे, डी वाला। ठीक है जी, आंसर देख लीजिए आप। 72 देखिए, संविधान सभा का प्रथम सत्र कहाँ आयोजित हुआ? पर संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, अगले नई दिल्ली और मद्रास। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई, कई बार पेपर में आता है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी जो बैठक हुई वो कब हुई? 11 दिसंबर 1943। ठीक है जी, और ये बैठक की शुरुआत, ये सारी जो बैठकें हुई कहाँ हुई? दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र कहाँ आयोजित हुआ? सी विकल्प सही होगा, नई दिल्ली। ठीक है जी, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई? 12 बैठक, और संविधान बनाने के लिए कितनी? 11। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल शैल स्मारक निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद। लगाइए 73 का कौन सा सही आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताना आपको, बताइए फटाफट जी। जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। 74 देखो, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ये रियासत पद नाम कब बदल करके राज्यपाल कर दिया गया? भाई 1965 से पूर्व, 1965 से पहले, 1965 से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर ये रियासत कहते थे। 1965 के बाद इसका नाम बदला गया। तो यहाँ पर हमारे पास 97 विकल्प है, तो हमारा डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 75, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। तो देखिए इसमें क्या रहने वाला आंसर। ठीक है जी, इनमें से देखो आप, इसका जो सही आंसर है, देखो जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा जो है ज्यादा वृद्धि, ये इसका सही होगा। जन्म दर में वृद्धि किसकी अधिक? मृत्यु दर में कमी। तो यहाँ पर जो है डी वाला जो है आंसर ये वाला हो जाना चाहिए। कहीं कहीं इसका आंसर ये भी दिया हुआ है। ठीक है जी, वैसे दोनों प्रमुख कारण है, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, दोनों प्रमुख कारण है। लेकिन कहीं कहीं आंसर ये दे रखा है, कहीं कहीं ये है, तो मैं डी की तरफ जाना चाहूँगा, जन्म दर में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं 76, भारत के लिए कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के निश्चित तत्वों में, और ए और सी दोनों। तो भारत के लिए कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है ये कहाँ पर पाया गया है? कहाँ पर पाया गया जी? कहाँ पर? जो ये डी वाला है ये बिल्कुल सही है, संविधान की प्रस्तावना में भी है और इधर राज्य के निश्चित तत्वों में भी है। ठीक है,
तो ये ए और सी दोनों हमारा सही होगा, कल्याण का राज्य होने का विचार है। आगे देखते हैं अगला 77। योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है। यानी सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि भाई योजना आयोग को निम्न में से किसने जो है आर्थिक मंत्रिमंडल की संज्ञा दी। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। अब तो खैर योजना आयोग का है ना नीति आयोग ने स्थान ले लिया है, तो प्रश्न तो है ही। तो यहाँ पर जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही होगा, अशोक चंद्र। अशोक चंद्र ने कहा था आर्थिक मंत्रिमंडल, किसको, योजना आयोग को कहा था। आगे देखो 78। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाना, ओजोन अपक्षय को रोकना और ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन के अपक्षय को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन अपक्षय को रोकना। देखो कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पर 78 का। 78 का बी वाला आंसर, बी की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए जो है, ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में, यहाँ पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है जी, एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ ये, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। और ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए, है ना, ओजोन यहाँ पर मुख्य विषय था, इसलिए हमारा बी वाला आंसर होगा। एक आंसर आता क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये जापान में हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था वो 1997 में हुआ था। वो ग्लोबल वार्मिंग और उसके अलावा जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर ओजोन वाला हमारा सही आंसर होगा 78 का बी वाला। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हमारा आंसर होगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत पर जो है जो छिद्र हो रहे हैं, ओजोन को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाए, ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए जो है यहाँ पर 16 सितंबर को जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। आगे बढ़ते हैं 79। निम्नलिखित में से आकृति के कारण यूट कौन सा देश कहलाता है। अपनी आकृति के कारण यूट कौन सा देश कहलाता है। कटी फिटी आकृति है उसे हम यूट बोलते हैं। तो इनमें से हमारा जो है इटली, बी वाला, ठीक है जी, इटली यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखो 80। वह कौन सा सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। तो शिवाजी को मारने के लिए जो है बीजापुर के सुल्तान ने जो है किसको भेजा था, इनायत खां को, अफजल खां को, शाइस्ता खां को। कौन सा है इनमें से लगा हुआ, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने जो है 1659 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। लगाइए चार फटाफट। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, अफजल खां यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 81। निम्न में से कौन सा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। यहाँ पर क्या बोला, संविधानवाद की विशेषता नहीं है। एक संविधान है और एक संविधानवाद है। तो यहाँ पर देखो संविधानवाद की विशेषता है सीमित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का जहाँ शासन होता है उसे संविधानवाद बोलते हैं। लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ व्यक्ति को सर्वोच्च नहीं मानते हैं, यहाँ कानून चलता है, ठीक है जी। यहाँ सीमित सरकार होती, चुनी हुई सरकार होती है। तो सी वाला आंसर होगा। 82 देखना। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे 2 बार नवाब बनाया। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे 2 बार नवाब बनाया था। अलीवर्दी खां को, सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को या मीर कासिम को। लगाइए सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 82 का। 82 का सही आंसर क्या होगा, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही होगा, मीर जाफर। पहले मीर जाफर को बनाया, फिर मीर कासिम और फिर दोबारा से फिर मीर जाफर को बनाया गया। 83 देखना। भारतीय शासकों में कौन बाबर का समकालीन नहीं था। बाबर का समकालीन कौन नहीं था भाई, ठीक है जी। ये भी था, राणा सांगा भी था, कृष्णदेव राय भी था, मुजफ्फर शाह भी था, ये नहीं था। तो हमारा आंसर होगा ए वाला, पहला वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 देखेंगे। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का, बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का, धर्म चक्र परिवर्तन का। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्या, कौन सा रहेगा, लगाइए फटाफट करके, लगाइए। ए की तरफ जो है ये बिल्कुल सही है। ये बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतीक है ये, ठीक है, जन्म का नहीं है, पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म, ठीक है जी, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का प्रतीक। तो पुनर्जन्म का प्रतीक यहाँ पर किसको मानते हैं? बौद्ध गाथाओं में हाथी को मानते हैं। आगे चलो 85 में क्या है? 7 जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लगाइए भाई, 26, 42, 34, 32। लगाइए सही आंसर। क्या इसका आंसर है? जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। 34 व्यक्तियों को जो है अर्जुन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। कितने खिलाड़ियों को? 34 खिलाड़ियों को। आगे बढ़ते हैं 86। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये 4 विकल्प है आपके सामने। लगाइए इन चारों में से कौन सा है? एस जयशंकर, एस सोमनाथ, इधर समीर कामत और के शिवान। तो जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 86 का बी होगा भाई, सोमनाथ, एस सोमनाथ। आगे चलते हैं 87। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? अभी तक किसी विदेशी को नहीं मिला ये, अब किसी विदेशी को मिला ये, ठीक है जी। भूटान की तरफ से किसी पहले विदेशी को मिला ये। कौन है इनमें से? अजित डोभाल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा। लगाइए 87 का, 87 का जी, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी को मिला। आगे चलते हैं 88। भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन बोनापार्ट है ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं वैसे, लेकिन भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया है? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी करपात्री जी। यहां पर होगा सी वाला, सी वाला। भारत का हिंदू नेपोलियन किसको बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद को। आगे देखो 89। नीचे राजनीतिक दलों तथा उनकी स्थापना वर्ष की सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? मुस्लिम लीग 1909, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है, ठीक है जी। 1906 में स्थापित होते आगा खां और सलीम खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। आगा खां और सलीम खां ने, डेट याद रखनी है तो 30 दिसंबर की डेट है, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और सलीम खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किसने स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? आगा खां और सलीम खां ने। कब? 30 दिसंबर 1906। आगे बढ़ते हैं 90। भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? उद्देशिका तथा मौलिक अधिकार, उद्देशिका तथा निषेध तत्व, फिर अगला है मौलिक अधिकार था उद्देशिका, उद्देशिका मौलिक अधिकार था निषेध तत्व। लगाइए भाई 90 का, जीएस का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद रीजनिंग शुरू हो रही है। लगाइए फटाफट सही आंसर। भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय, जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही होगा, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, और डीपीएस में निषेध तत्व यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये आपके 90 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आगे रीजनिंग का आप सेशन देखेंगे। तो अब हम देखने वाले रीजनिंग का हिस्सा। इससे पहले जीएस उत्तराखंड और हिंदी हो चुका है, अब जीएस का हिस्सा देखने वाले। जीएस का पहला क्वेश्चन है, 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खा सकते हैं, तो 20 बंदर 5 दर्जन केले को कितने समय में खाएंगे? अब दरअसल ये क्वेश्चन बनता है हल्का सा मैथ से कोरिलेटेड है आपके पास से। अगर हम मैथ से कोरिलेटेड करके देखें इसको, तो होता है कि हमारे पास से एक आता है, आपके पास है M1, एक क्या हिस्सा आता है, एक फॉर्मेट आता है, जैसे हम कह सकते हैं आपके पास क्या, M1 H1 D1 अपॉन W1, और फिर इधर लिखते हैं इसमें M2 H2 D2 अपॉन W2। क्लियर है? तो इस बेस पर सॉल्व किया जा सकता है इसको। यहाँ M का मतलब आदमी है, H का मतलब हवर है, D का मतलब डे है, और वर्क हमारा W का मतलब क्या है? वर्क है। लेकिन हमारे पास क्या है,
आदमी की जगह यहाँ बंदर है और हावर की जगह यहाँ मिनट है, और आदमी तो है नहीं आपके पास है, मैन है नहीं, दिन है नहीं, लेकिन उसके जगह क्या दे रखे? वर्क। वर्क क्या है? केले है। वर्क क्या है? केले। तो हम कहेंगे यहाँ m के जगह क्या आने वाला है? मंकी आने वाले। कितने मंकी हैं? M1 मंकी है 5। यहाँ घंटे की जगह मिनट है तो h के जगह यहाँ भी क्या आएगा? 5। W1 यहाँ वर्क है, वर्क कितना है? 5 केले है। क्लियर? ये कह रहे हैं कि 20 बंदर 5 दर्जन केले, तो यहाँ M2 जो होगा वो क्या होने वाला है जी? 20। और हमें निकालना क्या है? समय। हमें निकालना है कुल मिला के H2 निकालना है, समय कितना होने वाला है। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है आपके पास? वर्ग दे रखा है W2। वर्ग कितना दे रखा है? 5 दर्जन। यह समझने वाली बात है, यहाँ 5 केले दे रखे थे, यहाँ 5 दर्जन दे रखे हैं। तो हमें पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60। तो यहाँ W2 कितना हो जाएगा? 60। क्या बात समझ में है? अब बस इसको उठा करके इस फॉर्मेट में रखना है। तो 5 गुणा के 5 बटे 5 बराबर आपके पास क्या है जी? 20 गुणा के MH2 ज्ञात करना है, और W2 कितना है? 60। 5 से 5 कैंसिल, 20 तिया 60, या 3 यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो 5 तिया 15। हम कहेंगे कि इन 20 बंदरों को 5 दर्जन केला खाने में कितना समय लगेगा जी? 15 मिनट का समय लगेगा। कितने का समय लगेगा? 15 मिनट का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक कोड भाषा में कोल्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में IRON को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको अल्फाबेट्स के रोल नंबर याद है तो आंसर हो जाएगा। COLD को क्या लिखा जाता है? ALHY लिखा जाता है। C का रोल नंबर है 3, O का है 15, L का है 12, D का है 4, A का है 1, L का 12, H का 8, Y का 25। तो इसमें आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, यहां से इसको मैच करेंगे तो ये 3 है, 1 है, तो लगभग कितने की कमी हो गई? -2 की। फिर यहां से यहां गया, 15 है, 12 है, तो फिर से कितनी कमी हो गई? -2 की। -3 की। कितने की हो गई? -3 की। 15 में से 3 गए तो 12। यहां से यहां गए तो माइनस कितने की कमी हो गई? 4 की। 12 में से 4 गए 8। फिर यहां से यहां जाएंगे तो माइनस कमी होगी कितने की? 5 की। तो -2, -3, -4, -5। तो डी में से 5 जाएंगे तो कितना आने वाला है? वाई। सेम यहां भी अप्लाई करेंगे, किसमें? आपके पास आयरन में, ARON। 9, 18, 15, 14। तो यहाँ क्या होने वाला? यहां से घटाएंगे पहले -2, 9 में से 2 गए 7, 7 का मतलब है जी। फिर घटाएंगे -3, 18 में से 3 गए 15 यानी कि O। और फिर यहां से घटाएंगे -4, 15 में से 4 गए तो कितना हो गया जी? 11, 11 होगा K का। यहां से घटाएंगे -5, और 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 9 बचेगा I। तो GOKI, तो GOKI इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, सेम स्थिति आपके पास है। यहां क्या लिखा हुआ है? FBAIGELLIOQLM। ठीक, तो आंसर क्या होने वाला है इसका? आपके पास है F कितना होता है जी? 6। B का कितना होता है? 2। A का कितना होता है? 1। I का कितना होता है? 9। G का कितना होता है? 7। E का कितना होता है? 5। L का कितना होता है? 12, 12, 9। O का कितना होता है? 15। Q का कितना होता है? 17। M का कितना होता है? 13। ये आपके पास क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, और ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं दिखने वाला, दिखेगा आपके पास जो भी इसमें अंतर देखने को मिलेगा। अब देखो, ये 6 है, ये कितना है जी? 7 है, तो कितना बड़ा? ये आपके पास 6, ये 9 है, कितना बड़ा? 3 बड़ा। ये 2 है, ये 7 है, तो कितना बड़ा है जी? वो ये आपके पास पहले कितना बड़ा था? 3। अब ये कितना बड़ा आपके पास? ये 2 है, और ये 7 है, कितना बड़ा? 5। और ये 1 है, और ये 5 है, तो कितना बड़ा? 4। अगर कुछ दिख रहा है ऐसा आपके पास है, आपको देखना पड़ेगा ये वाली बात,
तो 6 + 3 ये आपके पास प्लस कितना हो रहा है, 5 और 2 7, और ये +4, तो 3 5 4 के ग्रुप। यहां भी ऐसा होगा आपके पास, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। 7 और 5 कितना होता है, 12, ठीक है। 5 और 4 कितना होता है, 9, बिल्कुल होगा ऐसा। उसने फिर से वही 3 5 4 के ब्रेक आपके पास ग्रो कर दिया। सेम बात यहां पे भी होगा, 12 और 3 15, 12 और 5 17, 9 और 4 13। सेम बात यहां भी होगा, 15 और 3 18 आर, और 17 और 5 22 भी, 15 और 4 सॉरी 13 और 4 17 क्यू। तो क्या होने वाला है, आर भी क्यू, आर भी क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है, एलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, सोनू एलेना से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको ध्यान रखना, अगर इकलौता है इसका मतलब उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। तो कह रहे हैं ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, ऋषभ है, ऋषभ किसका इकलौता भाई है, नमिता का। तो इसका ये क्या है जी, भाई, इकलौता भाई है, इसका मतलब और कोई भाई नहीं है। ऋषभ की पत्नी मृदु है, इसकी जो पत्नी है कौन है, मृदु, क्या है जी, इसकी पत्नी है। मृदु का भाई सोनू है, इसका भाई कौन है, सोनू है, ये इसका भाई है। एलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, तो एलेना अगर भतीजी है तो सीधी सी बात, तो ऋषभ की बेटी हुई, सीधी सी बात है, क्योंकि एलेना नमिता की क्या है, भतीजी। इसका मतलब भतीजी कैसे होगी, जब उसके भाई की क्या होगी, वो बेटी होगी। तो ऋषभ की बेटी है कौन, एलेना, इसकी बेटी है, ठीक। सोनू एलेना से किस प्रकार संबंधित है, सोनू का एलेना से, तो सोनू का, अब देखो सोनू मृदु पत्नी और मृदु का भाई सोनू, यानी कि ऋषभ का साला आपके पास से कौन हो गया, सोनू, साला हो गया। और ये दीदी का बेटा बेटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, भांजी, क्या हो जाएगी, भांजी। इसका मतलब सोनू इसमें क्या है, मामा है, और एलेना इसमें क्या है, भांजी है। तो चाचा भाई माता पिता, ये गलत हो रखा है यहाँ पे, इसको होना चाहिए था मामा, क्या होना चाहिए जी, मामा। तो सोनू इसका क्या है, मामा है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों के तार्किक और सार्थक क्रम के को इंगित करने वाले सही विकल्प को चुनिए। कह रहे कि सबसे पहले क्या आने वाला है, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास सबसे छोटी चीज आएगी, फिर सबसे बड़ी चीज आने वाली है। ये देश महाद्वीप इत्यादि इत्यादि को समझा के रखा है। तो सबसे पहले आपके पास भारत में आता है क्या है जी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, मुंबई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है भारत में, भारत है एशिया में, एशिया हिस्सा है दुनिया का। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, तीसरा, ये तो दूसरा ठीक है, महाराष्ट्र आएगा तीसरा, क्लियर, और भारत आएगा चौथा। तो पहले 3 फिर 2, 3 2 3 2 सब में है, फिर 5 3 2 5, यहां भी 5 यहां भी 5 है, ठीक। फिर आएगा छठा, यहाँ छठा है यहाँ छठा है, इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं है, छठा। फिर आएगा चौथा, चौथा यहां और यहां नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो के जी से बड़ा है,
किससे बड़ा है जी? जी से बड़ा है। ठीक, जी ए से बड़ा है, तो जी है वो किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। आर ए से छोटा है, जो ए है वो आर से छोटा है। किससे छोटा है? ए आर से छोटा है। तो जो ए है वह आर से छोटा है और आर जी से छोटा है। अब सीधा हो गया, तो आर किससे छोटा है? जी से छोटा है। आर किससे छोटा है जी? जी से छोटा है। लेकिन ए आर से छोटा है, और आर से छोटा कौन है? जी। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा के, फिर जी, फिर आर, और लास्ट में कौन है? ए। तो सबसे छोटा होगा ए। ठीक, अगला, यदि मोहन इज वेरी यंग, काकूट दे रखा है आपके पास है, रेट मैट लेट, आपके पास लेट टैट, बॉयज में भी यंग, लेट सेट बैट फैट, मोहन में भी हैंडसम, तो मैट फैट बैट कैट, बॉयज में भी हैंडसम। इसको कैसे करते हैं? इसको आसान तरीका है, हम पहले स्टेटमेंट में, ये पहला स्टेटमेंट है और ये आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो इसमें यंग और इसमें भी क्या है? यंग है। क्लियर? तो यंग यंग हमने देख लिया, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने यंग को मान लिया जाए एक स्टार से दर्शा लिया ऐसे। हमने कहा इन दोनों में कॉमन क्या था? यहां भी लेट है, सेट है, बैट है, फैट है। यहां आपके पास रेट है, मैट है, लेट है, और आपके पास लेट है और टेट है। तो यहां कॉमन है टेट टेट। यहां कॉमन क्या है? टेट टेट कॉमन है। यानी कि यंग का आपके पास क्या हो गया? टेट। ठीक, अब अगला हमने देखना है कि आपके पास दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट में कॉमन क्या है आपके पास है। तो भी दूसरे और तीसरे में जो कॉमन है, यहां से लिखा हुआ है मोहन में भी हैंडसम। तो यहां इन दोनों में कॉमन क्या है? तो एक तो कॉमन है में और दूसरा कॉमन है बी। तो देखो, एक में कॉमन है और दूसरा आपके पास बी कॉमन है। तो हमने कहा इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है आपके पास है। तो इसमें और इसमें कॉमन है, एक तो फैट कॉमन है, एक क्या कॉमन है? फैट, और दूसरा है बैट। दूसरा क्या है? बैट। तो फैट और बैट, फैट और बैट यहां और यहां कॉमन है। क्लियर है? तो मे बी और मे बी, इनका फैट और बैट में से कोई एक होगा, ये आपके पास आ गया। क्लियर? अब हमें पता है कि यहां मे बी हैंडसम है। अब बचा कौन? हैंडसम। यहां भी हैंडसम और यहां भी हैंडसम है आपके पास। तो यहां हैंडसम, यहां हैंडसम। तो अगला आपके पास अच्छा, इसने पूछा हुआ है कि मे बी हैंडसम का कोड क्या होगा। बॉयज मे बी हैंडसम का कोड क्या होने वाला है? ठीक, तो हमें पता लगा है कि मे बी का कोड आपके पास बैट और फैट है। क्या है जी? बैट और फैट है। तो यहाँ बैट और फैट कहां कहां दिख रहा है आपके पास है? तो यहाँ तो फैट ही फैट है, लेकिन बैट नहीं है। यहाँ रेट है, बैट है, मैट है, टैट है, यहाँ कैट है, फैट है, बैट है। तो फैट और बैट इसमें है, बाकी अन्य जगह पर फैट और बैट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ फैट और बैट हो गया। हैंडसम, यहां भी हैंडसम है, और हैंडसम की बात हम करेंगे, यहाँ एक कोड है आपके पास मोहन। क्लियर? यहां भी है मोहन, यहां मोहन है और यहां मोहन है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है आपके पास से कौन है? एक है मैट यहां पर, और यहां भी क्या है जी? कॉमन है मैट यहां पर। तो हमने कहा कि मोहन का कोड तो निकल गया मैट। मोहन का कोड क्या निकल गया? मैट। क्लियर? अब यहां देखो आपके पास है, यहां मोहन में बी हैंडसम। तो मे और बी का तो हमने ये देख लिया कि मे और बी का क्या हो गया? फैट। तो सीधी सी बात, हैंडसम का कोड क्या बच गया? कैट। हैंडसम का क्या बच गया जी? कैट बच गया आपके पास है। और यहां बच गया बॉय। तो यहां बॉय का जो कोट आपके पास होगा, यहां से हमने यंग का निकाल लिया, मे का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, तो यहां से आपके पास क्या होने वाला है? टेट का कोड सेट बच गया। कौन बच गया? सेट। तो हमने कहा जहां क्या क्या होने वाला है, जहां सेट हो, जहां आपके पास फैट और बैट हो, और जहां आपके पास लास्ट में क्या होने वाला है जी? इधर मैट हो गया था। हैंडसम का कोड क्या निकला? कैट। हैंडसम का कोड क्या निकला? तो कैट, फैट, बैट और सेट, सी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अगला,
अगले दे रखे 5, 16, 51, 48, 158, आगे क्या होने वाला है? तो कैसे होगा? आपके पास है 5 है, 16 है, 51 है, 5 है, 16 है, 51 है, 158। तो देखो यहां से यहां कैसे गया होगा? 5 तिया 15 प्लस 1 16। देखो यहाँ 16 तिया 48 प्लस 3 51। यहाँ 51 गुणा के 3 प्लस 5, देख ले, एक तिया 3 हो गया, 5 तिया 15, 115, 153, 153 और 5 कितना हो गया? 158। आगे भी बढ़ेगा, गुणा कितना? 3 प्लस कितना? 7। तो 3 अट्ठा कितना? 24, कैरी कितनी? 2, 15 तिया 45 और 2 कितना? 47। 15 आपके पास 15 तिया कितना? 45 और 2 कितना हो गया जी? 47 प्लस कितना? 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 7 और 1 8, कितना? 481। देखो जी इसमें क्या है, क्वेश्चन में है कि m का अर्थ, किसका अर्थ? m का अर्थ, m का अर्थ है माइनस, n का अर्थ यहां पे होना चाहिए डिवाइड, ठीक है, o का अर्थ है गुणा और p का अर्थ है प्लस, ठीक। अब वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा आपके पास है। तो यहाँ o का अर्थ क्या है? o का अर्थ है गुणा, तो 12 सता 16 सता 112 प्लस 124, p का अर्थ क्या है? प्लस, m का अर्थ है माइनस, माइनस कितना? 92, p का अर्थ क्या है? प्लस 86 अपॉन 43, o का अर्थ है आपके पास से क्या है जी? गुणा 18 और m का अर्थ है माइनस 29, 43 दूना 86, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 92, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, ये फिर यहाँ पे माइनस है, ये 36 और माइनस कितना? 29, ये जोड़ेंगे 6 और 6 कितना हो गया? 12, 3 और 3 6 और 1 7 2, माइनस 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 कितना? 12, घटाएंगे 2 में से 1 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, तो कितना होने वाला? 151, ठीक। अगला, अगला क्या है कि ये सॉल्व करना है। सामान्य तौर पर या वाला या तो प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है, डिवाइड वाला इसमें प्लस में दे रखा है। 20 13 33 और 3 कितना हो गया? 36। यहाँ 21 और 13 33 और 2 कितना हो गया? 21 और 13 कितना हो गया? 34 और 2 कितना हो गया? 36, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 31 और 3 कितना हो गया? 33, 31 और 3 कितना हो गया? 34, कितना और चाहिए 36 के लिए? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक। थैंक यू।